अस्सलाम वालेकुम। आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, कम नहीं हो रहा, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं और ज़्यादातर जो है वो फ़ैट आपका डिपॉज़िट हो रहा है पेट के ऊपर। और पेट और थाइज़, हिप्स, ये एरिया जो है जिसको हम कोर एरिया बोलते हैं, उससे वेट कम नहीं हो रहा और आपको शदीद परेशानी है। डाइटिंग भी आप बड़ी टाइट करके कर रहे हैं, डाइट प्लान्स भी यूज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी आप तकरीबन 40 मिनट्स टू 1 आवर कर रहे हैं। इसके बावजूद वेट अगर कम होता भी है तो आपका मसल लॉस हो रहा है, इंचज़ में आप कम नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलें आज हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं और स्पेशली जिन लोगों को मीठे की बहुत क्रेविंग होती है और मीठा बहुत खाते हैं, उनके साथ ये इशू स्टार्ट होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसका सही तरह से अपने आप को ट्रीट नहीं करते, क्योंकि ये आपको खुद ही ट्रीट करना पड़ेगा, और अगर आप इसको नहीं ट्रीट कर पाते हैं, आपको इसकी वजह समझ नहीं आती है, तो फिर इट मे लीड टू डायबिटीज़ 2 टाइप 2। सो आज हम देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है, ताकि हम खुद से इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को डिज़ाइन कर सकें ताकि हम इससे बच सकें। चलें जी, तो शुरू करते हैं। ये आप एक ग्राफ में देख रहे हैं कि तकरीबन 70 मिलीग्राम पर डेल जो है ये आपने खा लिया कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद तकरीबन 100 मिनट जो है ना खाने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे के बाद इसकी एकदम से स्पाइक ऊपर जा रही है, बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। जो ब्लड शुगर है वो बहुत लेवल 200 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है और उसके बाद फिर एकदम से डिक्लाइन भी आ रहा है। तो ये जो एकदम ग्लूकोज स्पाइक ऊपर जाता है, ये बार बार जाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और अब हम आगे देखते हैं कि फिर जब ये जाता है या आम नॉर्मल हालात में इसको जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या फेट होता है। अच्छा, अब आप ये डायग्राम चेक करें। आपने खाना खाया, फूड लिखा हुआ है ऊपर नज़र आ रहा है। ये फूड जो है डाइजेस्ट होके और ग्लूकोज फॉर्म में आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया। अब जब ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया तो आपके ब्रेन को ये मैसेज मिला कि इस वक्त ग्लूकोज लेवल्स हाई हो चुके हैं ब्लड में। तो उसने आगे से ऑर्डर किया पैनक्रियाज को टू सिक्रीट मोर एंड मोर इंसुलिन। अब उसने इंसुलिन बनाई। इंसुलिन का काम क्या है कि इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को उठाकर और उन सेल्स के अंदर लेकर जाना जहाँ पर उसकी एनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है। वहाँ पर उन एनर्जी डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि ग्रोथ में, हार्मोन्स बनाने में, एंजाइम्स बनाने में, उस सेल की फेट क्या है वो डिसाइड करने में, उसके अंदर जो डीएनए है वो डिफरेंट मैसेजिंग कर रहा है। बहुत से काम हो रहे हैं, यानी उस सेल को पता चलना चाहिए कि उसको क्या क्या काम करना है। अगर वो सेल हार्ट का है तो हार्ट मसल के अंदर है तो उसको पता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है, उस काम के लिए एनर्जी यूज़ होगी। अगर उसको ये पता है कि मैं तो आँख का एक ऑप्टिकल रीजन का एक सेल हूँ, तो मुझे ब्राइटनेस और डार्कनेस को फील करना है, मुझे इमेज बनाना है। सो जहाँ जहाँ का भी कोई सेल होता है उसको अपने हर काम करने के लिए उस एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि हम फूड से हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज एनर्जी जो बनाता है ना उसको एटीपी बोलते हैं। और ये सारा कुछ जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, यानी कि सेल के अंदर भी एक छोटा सा ऑर्गन है उसका सेल का, जिसके अंदर ये सारी प्रोडक्शन हो रही होती है फ्रॉम ग्लूकोज इनटू एटीपी। एटीपी इज़ द एनर्जी। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यानी कि बार बार ग्लूकोज स्पाइक्स जैसे हमने पहले डायग्राम में देखे थे बार बार हो रहे हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। यानी कि इंसुलिन आती है, इंसुलिन का काम है कि वो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें लॉक एंड की वाला सिस्टम होता है कि उसमें वो चाबी होती है, वो ताले को खोलती है और सेल के अंदर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ताला जो है ना वो चेंज कर दिया जाता है। सेल रेजिस्टेंस किस तरह से क्रिएट करता है कि अब उसके अंदर इंसुलिन की चाबी एंटर नहीं हो पा रही, और जब एंटर नहीं हो पा रही तो ग्लूकोज सेल के बाहर इकट्ठा होता जा रहा है। आप देखें इंसुलिन वहाँ खड़ी है लेकिन सेल अब उसको बिल्कुल रास्ता नहीं दे रहा, दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो अब हमने देखा कि अब तो रेजिस्टेंस तो क्रिएट हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा सेल, तो अब वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा?
अब इंसुलिन का काम बढ़ जाएगा, अब इंसुलिन और ज़्यादा पीछे से बनेगी, मिकदार भी बहुत बढ़ जाएगी और बढ़ के उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को, वो जो सारे इकट्ठे हो गए थे, उन सब को इकट्ठा करेगी और ले जाके फ़ैट फॉर्म में, चिकनाई की फॉर्म में, लिवर के इर्द गिर्द या पेट के इर्द गिर्द, इंटेस्टाइन्स के इर्द गिर्द, हिप्स की साइड्स पे, जहाँ भी उसको जगह मिलेगी, अब वो फ़ैट को वहाँ पे डिपॉज़िट कर देगी और ऑफ कोर्स वेट गेन से गेन होता चला जाएगा। अब हमने क्या करना है, उसके लिए हमने क्या तरीके करने हैं, उसके लिए 4-5 तरीके हैं जिनको कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में अपना लें तो आप बड़ी आसानी से इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से बच सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है आपकी डाइट की। डाइट की स्ट्रेटजी में आपने 2 तरीके से आप इसको हेल्प ले सकते हैं। नंबर 1 ये कि बैलेंस्ड डाइट खाएं। बैलेंस्ड डाइट या बैलेंस्ड बल्कि अपनी प्लेट इस तरह से क्रिएट करें, आपकी प्लेट में पहले आपने प्रोटीन खाना है या आपने वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स दोनों को साथ इकट्ठे में खाना है। जैसे कि पुराने ज़माने में हम लोगों के यहाँ जो खाने पकते थे उनमें सब्ज़ी और गोश्त इकट्ठा मिला के पकाया जाता था, उस तरह का आपने खाना खाना है। और अगर आपने कोई भी मीठी चीज़ खानी है, जैसे कि सुन्नत भी है, तो आपने शुगरी चीज़, ये नहीं है कि आपको बिल्कुल मना है, लेकिन आपने बहुत थोड़ी मिकदार में 1 to 2 टेबल स्पून खाने के बाद आप खा सकते हैं, खाने के दौरान आपने नहीं लेना। नंबर 2 ये कि आप अपने लीन प्रोटीन, जो अच्छे वाला प्रोटीन है, जो कि फ़िश से मिलता है या जो आपको बीन्स से मिलता है, अच्छी टाइप का प्रोटीन है, मटन से मिलता है, वो आपने, और उसके साथ साथ हेल्दी फैट्स यानी कि जैसे नट्स हैं, जैसे सीड्स हैं, ये आपने अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, इनका पोर्शन आपने बढ़ाना है। दूसरा ये है कि राइट कार्ब्स कैसे चूज़ करने हैं, यानी कि चीनी से बनी हुई चीज़ें जिसमें वाइट शुगर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं वो मत पिए, ना पिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स जो है ना वो आपने हेल्दी कार्ब्स लेने हैं, यानी कि जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं उनसे ले सकते हैं आप, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, यानी कि वीट हो गया, ओट्स हो गए, इस तरह के जो है ना जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा हो। रिमेंबर, फ़ाइबर ज़्यादा होना इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि जब आप फ़ाइबर ज़्यादा लेंगे तो उससे ये होगा कि खाना डाइजेस्ट स्लो होगा। जब खाने की डाइजेशन स्लो होगी तो आपको मज़ीद टाइम मिल जाएगा कि वो जो पीक जो 90 मिनट्स में आनी थी अब वो डिले हो जाएगी और ग्लूकोज स्पाइक्स जो हैं वो आपके नहीं बनेंगे। तीसरा बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करें। ये नहीं कि प्लेटें भर भर के हम खा रहे हैं कि चलो जी हम तो क्योंकि वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो इसलिए हम 2 प्लेटें भी खा सकते हैं, या हम बड़ा बाउल ले लें हम छोटे बाउल की जगह, तो वो आपने नहीं करना। आपने अपने पोर्शंस को डिसाइड करना है, सो स्मॉल पोर्शंस में आपने खाना खाना है। और कभी भी नेवर एवर स्किप अ मील। कभी भी ये नहीं करना कि आज मैं नाश्ता छोड़ देती हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ तो मैं नाश्ता छोड़ दूँ, या मैं रात का खाना छोड़ दूँ। ऐसा नहीं करना क्योंकि ये ज़्यादा डेंजरस है। और किस तरह से ये आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें मैं बताऊँगी। आपके लाइफस्टाइल में एक हेल्दी चेंज लाना है। जब भी आपने मीठा खा लिया, आपने वहाँ बैठ के स्टे नहीं करना ज़्यादा, कम से कम 15 to 20 मिनट्स आपने वॉक करनी है, या आपने कोई भी ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज बैठे बैठे भी करनी है जिनमें कि आपकी पिंडलियों का वर्कआउट हो सके। यानी कि जो काफ एरिया है, काफ्स जो हैं आपकी बेसिकली वो मसल्स हैं जो कि रेडिली फटाफट आपके ना ब्लड में से ग्लूकोज को ले लेते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप अगर आप सिटिंग पोजीशन में आप बैठे हुए तो आप फ़ौरन अपने पाँव टोज़ के ऊपर अपनी हील्स को बार बार उठाएं इस तरह से, और ये भी आपको 10-15 मिनट करें। अदरवाइज़ आप अपने डेली के जो आपके घर के काम हैं उनमें अपने आप को थोड़ा बिज़ी कर लें, जिनमें चलना फिरना हो, और आप जो है वो 15 से 20 मिनट जो है वो ये वॉक आप अपनी डेली रूटीन में रख लें। यानी खाना खाने के बाद आपने बैठना नहीं है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने हाइड्रेटेड रहना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है थ्रू आउट द डे, और एक्सरसाइज आप किसी भी किस्म की एक्सरसाइज आपकी डेली रूटीन में होनी इज़ अ मस्ट। थैंक यू। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे।